वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां नवमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम नवमी कक्षा के नवम पाठ सिकता सेतुः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक का पठन कर चुके हैं, तो आइए मिलकर इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करते हैं। तत्र एतस्य शीर्षकस्य अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति। एकपद्येन उत्तरम लिखत। अर्थात हमको नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों का उत्तर हमको एक पद में लिखना है। कह बाल्ये विद्यम न अधीतवान। अर्थात ऐसे कौन था जो बाल्यकाल में विद्या अध्ययन नहीं किया था। उत्तरम भवति तपोदत्तः। ख तपोदत्तः कया विद्यम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील हुआ था। उत्तरम भवति तपश्चर्यया, अर्थात तपस्या के द्वारा। ग मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध। मकरालये अर्थात मकरालय अर्थात समुद्र में कौन शिला के द्वारा, पत्थर के द्वारा सेतु निर्माण किए थे। उत्तरम भवति रामः। घ मार्गभ्रान्तः संध्यां कुत्र उपेयति। मार्गभ्रांत संध्या समय पर कहाँ आता है। उत्तरम भवति गृहम्। पुरुषः सिकताभिः किम करोति। जो पुरुष था वो सिकता के द्वारा क्या कर रहा था। उत्तरम भवति सेतु निर्माणम। इस प्रकार प्रथम प्रश्न का उत्तर था। आइए द्वितीय प्रश्न देखते हैं। अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीय प्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अर्थात अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क अनधितः तपोदत्तः कैः गर्हितोऽभवत्। अर्थात अनधितः तपोदत्त, जो तपोदत्त नहीं पढ़ता था, उस तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित अर्थात अपमानित हुआ था। उत्तरम भवति अनधितः तपोदत्तः मित्रैः गर्हितः अभवत्। अर्थात तपोदत्त अपने मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ था। ख तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो भवत्। अर्थात तपोदत्त किस प्रकार में विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील हुआ था। उत्तरम भवति तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तः अभवत्। अर्थात तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। ग तपोदत्तः पुरुषस्य कां चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष का किस प्रकार प्रयत्न को, किस प्रकार चेष्टा को देखकर हंसने लगा था। उत्तरम भवति तपोदत्तः पुरुषस्य सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्। अर्थात तपोदत्त पुरुष के द्वारा बालुका से सेतु निर्माण करने का जो प्रयास, इसको देखकर हंसने लगा था। घ तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। अर्थात तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति करने का जो तपोदत्त का प्रयास था, वो कैसा प्रयास था। उत्तरम भवति तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं
तस्य प्रयासः सिकताभिः सेतु निर्माणम इव कथिताः। अर्थात तपस्या के द्वारा विद्या पाने के लिए जो प्रयास बालुका के द्वारा सेतु निर्माण करने योग्य था। अनंतरम अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गत्तः। अंतिम में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया था। उत्तरम भवति अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंतिम में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल को गया था। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। तत्र तृतीयप्रश्ने प्रश्नः भवति भिन्नवर्गीयं पदं चिनुत। अर्थात नीचे हमको कुछ पद मिलेंगे, उन पदों में जो भिन्न वर्गीय पद होगा उसको हमको चयन करना है। अर्थात जो ऑड वन आउट होता है, जो पद अलग होगा सभी पदों में से, उस पद को हमको चयन करना है, निकालना है। यथा जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पद दिए गए हैं, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। ये 4 पद है। इसमें सेतुम है भिन्न वर्गीय पद, क्योंकि अधिरोढ़ुम गंतुम निर्मातुम ये तीनों पद एक क्रियापद है जिसमें तुमुन प्रत्यय प्रयोग हुआ है, लेकिन सेतुम ये एक क्रियापद नहीं है। यह सेतु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है सेतुम, अतः सेतुम हो गया भिन्न वर्गीय पद। सभी पदों में तुमुन प्रत्ययान्त पद है, लेकिन सेतुम तुमुन प्रत्ययान्त पद नहीं है। आइए देखते हैं क निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। इस प्रकार 4 पद है। इनमें से भिन्न वर्गीय पद हुआ है चिंतय, क्योंकि निश्वस्य विमृश्य उपेत्य ये 3 पदों में ल्यप प्रत्यय यूज हुआ है। ये 3 पद में पहले उपसर्ग है और अंतिम में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन चिंतय में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः चिंतय बन गया भिन्न वर्गीयम पदम। ख विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। इस प्रकार 4 क्रियापद है। यहाँ पर भिन्न वर्गीय पद है करिष्यामि, क्योंकि विश्वसिमि पश्यामि अभिलषामि ये 3 क्रियापद धातुओं का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, लेकिन करिष्यामि जो क्रियापद है ये क्रू धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन है। अर्थात सभी क्रियापद में लट लकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन करिष्यामि में लृट लकार का प्रयोग हुआ है, अतः करिष्यामि अत्र भिन्न वर्गीयम पदम। अनन्तरं पश्यामः ग तपोभिः दुर्बुद्धिः सिकताभिः कुटुम्बिभिः। इस प्रकार 4 पद हैं। यहाँ पर भिन्न वर्गीयम पदम भवति दुर्बुद्धिः, क्योंकि यहाँ पर तपोभिः सिकताभिः कुटुम्बिभिः ये 3 पद में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन दुर्बुद्धिः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, अतः दुर्बुद्धि यहाँ पर भिन्न प्रकृतिकम पदम। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति रेखांकितानि सर्वनामपदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, प्रत्येक वाक्य में एक एक रेखांकित पद है जो कि एक सर्वनाम पद है, जो कि विशेष्य पद के लिए व्यवहार होता है वाक्य में। तो ये सारे रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात किस विशेष्य पद के लिए प्रयोग हुआ है, उसको हमको लिखना है। जैसे कि हमको पहले ही पता है जो सर्वनाम पद होते हैं वो विशेष्य पद के लिए ही व्यवहार होते हैं वाक्य में, अतः ये सारे वाक्य में जो सर्वनाम पद रेखांकित हुए हैं उन सर्वनाम पद किस विशेष्य पद के लिए प्रयोग हुआ है व किसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसको हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं। आई अलम अलम तव श्रमेण, अर्थात यहाँ पर जो तव सर्वनाम पद है ये पुरुषाय पुरुष के लिए
प्रयोग हुआ है। जो पुरुष सिकता से सेतु निर्माण कर रहा था उसी के लिए प्रयोग हुआ है। अतः पुरुषाय, पुरुष के लिए तव पद का प्रयोग हुआ है। सेकंड है न अहम सोपान मार्गैः अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। अत्र अहमिति रेखांकितम सर्वनाम पदम पुरुषाय प्रयुक्तम, पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। ट्रिपल आई चिंतितम भवता न वा। अत्र रेखांकितम सर्वनाम पदम यत् भवति भवता तत् पुरुषाय प्रयुक्तम। अनन्तरं गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। अत्र मया इति सर्वनामपदं तपोदत्ताय प्रयुक्तम, तपोदत्त के लिए यहाँ पर मया सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है। अंतिम में भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन जुगलम। अत्र मे इति सर्वनाम पदम तपोदत्ताय प्रयुक्तम अस्ते, अर्थात यहाँ पर जो में सर्वनाम पद प्रयोग हुआ है वाक्य में वो तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र क्षम्यतां चतुर्थ प्रश्नस्य ख विभागः। तत्र ख विभागे प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। अर्थात नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीचे कुछ कथन दिया हुआ है, उन कथन किसने बोला था और किसके प्रति बोला था हमको ये निर्णय करना है। बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखेंगे, कह कम, कह अर्थात जो बोलेगा उसको हम कह कलम में लिखेंगे और जिसके प्रति बोला जाएगा उसको हम उसका नाम हम कम के कलम पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य एक बात यह है कि जो बोलेगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा और जिसके प्रति बोला जाएगा वो द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आई हा विधे किमिदं मया कृतम। ये जो वाक्य है विधाता मैं ये क्या कर दिया। ये वाक्य कौन बोल रहा है ना, तपोदत्तः आत्मानम, अर्थात खुद के प्रति। तपोदत्त यहाँ पर खुद को बोल रहा है मैं ये क्या कर दिया है विधाता, मैं यह क्या कर दिया। सेकंड है भो महाशय किमिदम विधीयते, हे महाशय आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस प्रकार जो वाक्य था, कथन था, यह तपोदत्त बोला था किसके लिए ना, पुरुषम। यहाँ पर देखो तपोदत्त बोल रहा था इसलिए वो प्रथमा व्यक्ति हो गया। तपोदत्तः किसको बोल रहा था ना, पुरुष को, अतः पुरुषम द्वितीय व्यक्ति बन गया। ट्रिपल आई भोज तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, है तपस्विन मुझे कैसे आप ऋणी कर लिए हो। यहाँ पर पुरुषः तपोदत्तम, पुरुष यहाँ पर तपोदत्त को बोल रहा है। अनंतरम सिकताः जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, जो सिकता है क्या ये जल प्रवाह में रह पाएगा क्या। इस प्रकार वाक्य तपोदत्त बोल रहा था पुरुषम, तपोदत्तः पुरुषम। ना हम जाने कोस्ति भवान, ना हम जाने में नहीं जानता हूँ आप कौन हो। इस प्रकार वाक्य तपोदत्तः पुरुषम प्रति कथयति। इस प्रकार नंबर 4 का ख विभाग है, आप इसको अभ्यास कर लीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र पंचमप्रश्ने प्रश्नः भवति स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात जो स्थूल पद है, अर्थात जो बोल्ड वर्ड्स हैं, उन स्थूल पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों इससे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जब हमको प्रश्न निर्माण करने के लिए क्वेश्चन आएगा वहां पर हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि रेखांकित पद तथा स्थूल पद में कौन सा लिंग, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। जब रेखांकित पद का या स्थूल पद का लिंग, विभक्ति और वचन मिल जाएगा, उसके तुरंत पश्चात हम किम शब्द के पास जाएंगे। किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन जो रूप होगा वो उसको हम ले आएंगे और हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। क तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्ति।
अत्र स्थूलपदम अस्ति तपश्चर्यया। तपश्चर्यया, यहाँ पर मूल शब्द है तपश्चर्या, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसका तृतीय विभक्ति एक वचन में है तपश्चर्यया, जैसे कि बालिका शब्द का बालिकया तृतीय विभक्ति एक वचन में था। अतः यहाँ पर स्थूल पद में स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति है और एक वचन है, अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है कया। अनंतरम ख तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गरितः अभवत्। तपोदत्तः अत्र स्थूलपदमस्ति, तत्र पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन इत्यस्य प्रयोगः अस्ति, अतः किम शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथम विभक्ति एक वचने रूपमस्ति कः। अनन्तरं पश्यामः ग पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। अत्र स्थूलपदमस्ति नद्याम्। अत्र नदी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने रूपम क्षम्यतां, नदी शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति नद्यां। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, अतः किम शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति कस्याम। बच्चों यहाँ पर आप कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब प्रश्न निर्माण में आपका सप्तमी विभक्ति आ जाएगा वहां पर आप पुत्र और कदा ये दो पद का भी यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये है कि यदि सप्तमी विभक्ति जो पद है कोई स्थान या कोई वस्तु विशेष को समझा इंडिकेट करेगा, वहां पर आप पुत्र यूज करोगे, और जहां पर समयवाचक शब्द को इंडिकेट करेगा हम वहां पर कदा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप पुत्र अथवा कस्याम ये दोनों में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हो। अनन्तरं पश्यामः घ तपोदत्तः अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यम् अवाप्तुम् अभिलषति। अत्र अक्षरज्ञानम यहाँ पर रूप बन जाएगा किम, नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन किम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन किम। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। विद्याध्ययनाय, विद्या अध्ययन करने के लिए, अतः प्रश्न बन जाएगा किमर्थम किस लिए। च गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। गुरुगृहम अर्थात कुत्र, गुरुगृह को जाकर वहां पर विद्याभ्यास करना है, तो प्रश्न बन जाएगा कुत्र। बच्चों और एक बार इसको पुनर्वलोकन कर लेते हैं। तपश्चर्यया कया, तपोदत्तः कः, नद्यां कुत्र अथवा कस्यां, अक्षरज्ञानं किं, विद्याध्ययनाय किमर्थं, गुरुगृहं कुत्र इति। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसङ्ख्या 6। तत्र उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। अर्थात उदाहरण को अनुसरण करते हुए नीचे लिखे हुए विग्रह पदों का हमको समस्त पद लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो विग्रह पद और समस्त पद आया है ये आपको थोड़ा नया नया लग रहा होगा। बच्चों ये समास का चीज है। समास जो व्याकरण अंश है उसके अंतर्गत विग्रह पद या विग्रह वाक्य या समस्त पद आते हैं। विग्रह पद व विग्रह वाक्य हम उसको बोलते हैं जो डिस्क्रिप्टिव रहता है, अर्थात विस्तृत रूप में रहता है, और उसका संक्षिप्त स्वरूप को हम समस्त पद कहते हैं समास में। तो आइए, जैसे कि संकल्पस्य सातत्येन, ये बड़ा वाक्य एक है, ये डिस्क्रिप्टिव है, उसका संक्षिप्त बन गया संकल्प सातत्येन, ये है हमारा समस्त पद। उसी तरह क अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, ये हो गया हमारा समस्त पद। सिकतायाः सेतुः, सिकता सेतुः, पितुः चरणैः, पितृचरणैः, गुरोः गृहं, गुरुगृहम्, विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। इस प्रकार विग्रह पद से हमको समस्त पद बन गया है, व विग्रह वाक्य से हमारा समस्त पद बन गया है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठ प्रश्नस्य अविभागः उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत।
अर्थात जो पिछले जो क्वेश्चन आंसर हम किए हैं उसका ये ऑपोजिट है। अर्थात वहां पर हमको विग्रह वाक्य दिया था, हमको समस्त पद बनाना था। यहाँ पर समस्त पद दिया है, हमको वहां उसका विग्रह वाक्य बनाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए यथा नयन युगलम, एतस्य विग्रह वाक्यम भवति नयनयोः युगलम नयन युगलम। क जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे जल प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपसः चर्यया तपश्चर्यया। जलोच्छलन ध्वनिः, जलोच्छलनस्य ध्वनिः जलोच्छलन ध्वनिः। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः सेतु निर्माण प्रयासः। इस प्रकार समस्त पद और विग्रह वाक्य है। तो बच्चों यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप में आपको समस्त पद और विग्रह वाक्य के बारे में बताया और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में हम अभ्यास किए हैं। लेकिन इसके ऊपर हम अगले एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जो कि समास के ऊपर रहेगा। उसमें हम इस चीज के ऊपर विस्तृत रूप में डिस्कशन करेंगे। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, सप्तमः प्रश्नः। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम् आदाय नूतनं वाक्यद्वयं रचयत। अर्थात उदाहरण को अनुसरण करते हुए कोष्ठक से आपको पद लेना है और पद को आधार करके आपको वाक्य रचना करना है। यथा अलम चिंतया, अलम योगे तृतीया। अलम योगे तृतीया हमको पता है, हम उपपद विभक्ति में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उपपद विभक्ति का कुछ उदाहरण आया हुआ है। तो अलम योगे जो तृतीया विभक्ति है उसका यहाँ पर एग्जाम्पल आया है। चतुर्थी विभक्ति भी होता है अलम के योग पे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर तृतीय विभक्ति का आया है। अतः अलम चिंतया, चिंता शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप है चिंतया। अनंतरम पश्यामः भय है, भय है पद, भय पद को हमको तृतीय व्यक्ति बनाना है। क्या हो जाएगा ना, अलम भयेना। उसी तरह कोलाहल है बक्स में, बताइए क्या वाक्य बनेगा। बहुत सुंदर, अलम कोलाहलेन। उसी तरह ख यथा माम अनु सह गच्छति, अत्र अनुयोगे द्वितीय विभक्ति हो रहा है। गृह है हमारे लिए पद, गृह पद को आधार करके हमको वाक्य बनाना है। गृहम अनु सह गच्छति, घर के पीछे वो जा रहा है। पर्वतम अनु सह गच्छति, पर्वत शब्द से उसी तरह द्वितीय व्यक्ति बन गया पर्वतम अनु सह गच्छति। यहाँ पर ध्यान रखने का चीज यही है कि अलम योगे तृतीय व्यक्ति होता है और अनुयोगे द्वितीय व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर हम उपपद विभक्ति में इसको अभ्यास कर चुके हैं। अनंतरम पश्यामः ग यथा अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। बिना योगे द्वितीया, बिना के योग पर द्वितीय व्यक्ति यहाँ पर उदाहरण में आया है। अतः परिश्रम के योग पे हमको परिश्रम पद को आधार करके वाक्य बनाना है। परिश्रमम बिना सिद्धि ही नास्ति, परिश्रम के बिना सिद्धि नहीं है। यहाँ पर बिना उपपद का प्रयोग हुआ है, परिश्रम पद का द्वितीय व्यक्ति बन गया परिश्रमम। उसी तरह अभ्यास है हमारे लिए पद, अभ्यासम बिना विद्या न लभ्यते, अभ्यास के बिना हमको विद्या लाभ नहीं होता है। घ यथा संध्याम यावत गृहम उपैति, यावत योगे द्वितीय, यावत के इस पद संयोग होने से द्वितीय व्यक्ति होता है। उसी तरह मास पद को हमको यूज करना है। मासम यावत रामः संस्कृतम अपठत, पूरा 1 महीने तक राम ने संस्कृत पढ़ा था। वर्ष वर्षम यावत अहम संस्कृत संभाषणम करिष्यामि, 1 वर्ष तक मैं संस्कृत में संभाषण करूंगा, इस प्रकार मैं संकल्प लिया हूँ। इस प्रकार वाक्य था। तो बच्चों ये था हमारा सिकता सेतु इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ इस शीर्षक का ये जो अभ्यास कार्य हम यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, विस्तृत रूप में आलोचना किए हैं, मैं आशा करता हूँ आपको अभ्यास कार्य में प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी को
किसी भी नंबर पे किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का समस्या अभी भी आ रहा है तो चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में आना है और आपका समस्या को लिख लेना है। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या को समाधान करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तो बच्चों, आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में, अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।